नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने हाई स्कूल का द्विघात समीकरण की प्रस्तावना पढ़ी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मुझे कुछ मित्रों से ये कहना है कि आपको मैं दोनों मोड बताता हूँ, इंग्लिश भी और हिंदी भी, तो थोड़ा पेशेंस रखें। अगर आप यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, आपके लिए दोनों मोड हम एक साथ दे रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि किसी स्पेशली यूपी या सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग अलग वीडियोस हम नहीं बना सकते, ये पॉसिबल नहीं हमारे लिए है। तो हम यहाँ दोनों मोड में बोल रहे हैं बातें, आप ध्यान देंगे सब चीजें आपको दोनों मोड में समझ में आएंगी। तो हमने पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि द्विघात समीकरण, ठीक है, पर पिछली वीडियो हमने डाली कि कैसे हम उसको पहचान सकते हैं, क्या है आइडेंटिटी उसकी, कैसे सवालों में इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चर्चाएं हमने की। और उसमें ये पढ़ा कि कोई भी इक्वेशन जिसका फॉर्मेट यानी कि कोई भी द्विघात, कोई भी समीकरण जिसका फॉर्मेट एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो, 0 हो, जहां एक ही शर्त हो कि ए 0 ना हो, बाकी ए बी सी वास्तविक संख्या का हम चैप्टर पढ़ रहे मित्रों, तो ए बी सी वास्तविक संख्या तो होगी ही, बस इंपॉर्टेंट क्या है इसमें सबसे कि ए का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये हमने सीख लिया। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि अगर ये समीकरण इस टाइप का दिया हो तो उसका हल कैसे निकाला जाएगा। तो आज की चर्चा में हम इसको निकालने चल रहे हैं कि कैसे हम इस दिए गए इक्वेशन का मान निकालेंगे, कि हाउ वी फाइंड द रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, कैसे हमको मिलेगा। तो इसमें दो मेथड हमारे पास, जिसमें पहली विधि हमारी कहलाती है गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरी विधि हमारी क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि श्रीधराचार्य का नियम। तो आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है गुणनखंड विधि, ठीक है। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि, यानी कि हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलिए आराम से समझते हैं कि कैसे ये फैक्टराइजेशन मेथड आपका काम करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस सी, तो आपको करना ये है a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ध्यान से सुनिएगा, a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, गुणा कर लें, वो भी चिन्ह सहित। शब्द जरा ध्यान दीजिएगा, चिन्ह सहित, विथ साइन, ठीक है। चिन्ह सहित मतलब विथ साइन, चिन्ह के साथ। ये ना हो कि उसमें प्लस है उसमें माइनस तुम छोड़ दें अंकी केवल, ऐसा नहीं, विथ साइन, प्लस माइनस जो भी है वो लेते हुए इनको गुणा करें। मान लें इनका प्राप्तांक आपका d आ रहा है, तो d को ऐसे दो टर्म्स में तोड़िए, ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़िए जिनका समक, मान लीजिए अगर ये आ रहा है हमारा m और n, तो ऐसा इनका गुणा हो, उनका गुणा करने पर d आए, और अगर उनको हम जोड़ दें, ठीक है, उनको अगर हम गुणा कर दें तो d आए, और उनको अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा b आए। फिर से देखिएगा, अगर उनको जोड़ दें तो क्या आए, b आए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर मैंने 7x प्लस 10 लगाया, यहाँ 1 लगाया, तो आप इनको गुणा करें 1 और 10 को, तो प्राप्तांक आपका क्या आ जाएगा 10। अब 10 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा इस तरीके से, दो फैक्टर बने। अब इनको अगर हम जोड़ें तो 11 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 7 आएगा इन फैक्टर्स को जोड़ने पर, ठीक है। हमें यहाँ क्या चाहिए, अगर यहाँ 10, अगर यहाँ 11 दिया होता तो हम ये टिक कर लेते, लेकिन हमें क्या दिया होगा 7, तो हम किसको टिक कर लेंगे, इस वाले को। यही हम 7 की जगह उठाकर रख लेंगे। इस 7 की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 प्लस 2x प्लस 10। अब इसको खोल लेंगे और इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए फैक्टराइज करेंगे, x नीचे आ गया 5x, x का 2 से गुणा 2x प्लस 10 बराबर 0। पहले दो अगले दो में कॉमन देखिए, पहले दो में कॉमन है x, अगले दो में कॉमन है 2, तो बचेगा 2 पंजे 10। दोनों जगह से क्या कॉमन लिया जा सकता है, x प्लस 5, क्या बच जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0। तो ये तो हो गया फैक्टर। अगर कोई पूछे गुणनखंड तो आंसर ये है x प्लस 5 और x प्लस 2, इसे हम लोग बोलेंगे गुणनखंड यानी कि फैक्टर। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x प्लस 5 या तो 0 होगा या तो हमारा x प्लस 2 0 होगा। इस स्थिति में हमें आंसर मिलेगा x बराबर -5 और यहाँ मिलेगा x बराबर -2। इसका मतलब x की दो वैल्यू -5 -2, इसी को हम लोग यहाँ का शून्यक
मूल या हल, तीन नामों से जानते हैं अंग्रेजी में, जीरोस, रूट एंड सॉल्यूशन और सॉल्यूशन, ये तीनों नाम एक्स के हैं। आप इसे जीरोस ऑफ इक्वेशन बोलिए, रूट ऑफ इक्वेशन बोलिए, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलिए, तीनों बातें एक है। इसे आप शून्य बोलिए किसी समीकरण का, किसी समीकरण का मूल बोलिए, किसी समीकरण का हल बोलिए। शून्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर ये अंक आप यहाँ ट्राई कर लीजिए इस पूरे इक्वेशन में, ये दोनों ही अंक इनके रखने पर ये पूरा मान शून्य हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। -5 रख देंगे, -5 का स्क्वायर 7, -5 प्लस 10, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 10 35, 7 5 35, आंसर क्या आ गया 0। अगर आप -2 भी रखते तो -2 का स्क्वायर 7 गुणे -2, 2 का वर्ग 4, 10 4 14 और -7 का -2 से गुणा -14, आंसर क्या आ जाएगा 0। इसीलिए शून्य आने के नाते, जीरो आने के नाते इसको जीरो या हिंदी में शून्य का नाम दिया गया है। और चूंकि x है तो इसलिए इसको हम मूल या हल भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आपके आ गया हो इस पर आइए, न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है हमारी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज संख्या 4.2। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लगाएंगे, कुछ आप देखेंगे और मिलजुल कर काम हमारा बन जाएगा। तो चलिए, हमारा पहला सवाल है एक्सरसाइज का x² - 3x - 10 बराबर 0। अब आप जरा ध्यान से देखें, जिसके पीछे कोई अंक नहीं है 1 तो होगा ही। ठीक है, तो इन दोनों को जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर +10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -10 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलेगा। यहाँ पर भी हम इसको ऐसे लगाकर ऐसे लिख ले -3, तो हम कह सकते हैं a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -10। अब इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 1 × -10, तो ये गुणा हमें -10 दे रहा है। कितना दे रहा है मित्रों? -10 आ रहा है हमारा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई। अब -10 का ऐसा फैक्टर करना है कि उसका डिफरेंस क्या है -3। तो देखिएगा, अगर -10 लाना है तो दो विकल्प, 2 पंजे 10 या 5 दूना 10 या 10 एक्का में 10, लेकिन ये सब प्लस आ रहे हैं तो कहीं भी एक माइनस तो आपको लगाना ही पड़ेगा, चाहे जिस जगह। ठीक है, ये देखिएगा जितने भी ऑप्शन थे मैंने आपके सामने रख दिए, सब में गुणा -10 आएगा। पर जब जोड़ने की बात करेंगे तो -2 धन 5 -10 धन 1, ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए मित्रों। अभी समझाया जा रहा, बाद में आप लोग ही समझ जाएंगे। तो 5 में से 2 गया 3, -10 में से 1 गया -7, -3, 10 में से 1 गया 7। आपको क्या चाहिए? तो जवाब है सर -3। वहां देख लीजिए आपको -3 कब मिल रहा है, जब हम उसकी जगह पर -5 धन 2 लिख देंगे तब। यहाँ बराबर निकालना गलत होगा, चल पाएगा। ठीक है, तो अब x² -3 की जगह तैयारी है -5 धन 2x लिखने की, -10 ये है ही हमारा बराबर 0। तो x² -5x धन 2x -10 बराबर 0। पहले दो अगले दो में क्या कॉमन है? x, तो x -5, फिर 2 कॉमन, x -5 बराबर 0। दोनों जगह से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? x -5 और x + 2 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा? 5। इसे 0 रखने पर, इसे 0 रखकर सॉल्व करेंगे तो x बराबर -2। उम्मीद करते हैं इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट फील करिए, सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 3rd। ठीक है, 2nd आप लगा लीजिएगा, सेम उसी टाइप का सवाल है हमारा। √2x² और यहां पर +7x + 5√2 पूछा जा रहा है, इसका मूल क्या होगा? चलिए इसके मूल को निकाला जाए। कैसे निकलेगा? तो आई होप आप समझ गए हैं, लगातार आपको समझाया जा रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए 5√2 का × √2 से, तो ये दोनों 2 आएगा, 5 दूना क्या हो जाएगा? 10, 10 दे देगा। अब इसके बाद सवाल उठेगा इस 10 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो बहुत सारे हैं, 10 × 1। ठीक है, पॉजिटिव आना चाहिए, -10 × -1 भी लिखा जा सकता है, 2 × 5 और -2 × -5। ठीक है, सब 10 दे रहे हैं। आपको क्या चाहिए? 7। तो अब आप समझदार हो गए, आपको मुझबानी दिख रहा होगा, 2 और 5 जोड़ने से यहाँ 7 आ रहा है।
यहाँ जोड़ने पर -7 आ रहा है, यहाँ जोड़ने पर -11 आ रहा है और यहाँ जोड़ने पर 10 + 1 कितना आ रहा है 11। ठीक है, तो हमारे लिए कौन सा उचित है? तो जवाब है सर ये। ठीक है, वहां पर रख दीजिए, जहां पर 7 है वहां रख दीजिए 2 + 5 बाहर x + 5 √2 बराबर 0। इस इक्वेशन को, इस समीकरण को खोल लीजिए, 2x + 5x + 5 √2 बराबर 0। पहले दो पर, अगले दो पर फोकस करिए, ध्यान देंगे तो पाएंगे दोनों जगह से हम इसे चाहें तो √2 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। तब भी तो 2 ही आएगा। अब आप आराम से दोनों जगह से √2 कॉमन, दोनों जगह से एक x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा x + √2। आगे चलते हैं, इन दोनों जगहों से 5 कॉमन, x + √2 बराबर 0। अब इन दोनों जगहों से फिर देखिएगा क्या कॉमन निकल जाएगा मित्रों, x + √2 आगे √2x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक बार आप x + √2 को 0 रखते हैं, आंसर आएगा -√2। एक बार आप √2x + 5 को 0 रखते हैं, ये 5 उधर जाएगा, √2x बराबर -5 या x बराबर -5/√2। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगाते हैं और भी लगाते हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मित्रों फैक्टर विधि। ये फैक्टर मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है अगर काम कर जाता है। ठीक है, और नहीं काम करता है, कहीं कहीं हम बच जाते हैं, तो ऐसे स्पेशल समस्याओं का समाधान लेकर हमारा अगला टॉपिक आएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2x² - x + 1/8 बराबर 0। ठीक है, अब बहुत लोग कहेंगे कि सर जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1/8 आएगा, जो आएगा 1/4। अब बताइए सर 1/4 को कैसे तोड़ेंगे? सर a का, यहाँ पर देखिएगा अगर मैं इसको अच्छे से लिख लूं, ये 2 है, -1 यहाँ लिखा जा सकता है, ये तो ठीक है ही, आपका पॉजिटिव है। तो 1/4 का कैसे ऐसा फैक्टर ले लें कि रिजल्ट उसका सम करने पर -1 आने लगे? तो जवाब है सर इतना दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, तकलीफ अपॉन से है, अपॉन खत्म कर दें। एक समीकरण है, पूरे समीकरण में, इन होल इक्वेशन पूरे समीकरण में 8 से गुणा करें, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, 8 से गुणा कर दें और देखिए बटे वाला 8 खत्म हो जाएगा, तो 8 × 2 यानी कि 8 × 2 x², फिर -8x और फिर यहाँ पर 8/8 हो जाएगा आपका, कड़कर 1 हो जाएगा बराबर 0। तो अब हमारे पास इक्वेशन है 16x² - 8x + 1 बराबर 0। इन दोनों का गुणा करिए और बताइए जरा 16 × 1 क्या आ जाएगा 16। एक बार में बताइए 16 का ऐसा फैक्टर कि -8 आए। तो देखिए 8 × 16, आप सभी जानते हैं 8 × 2 16, 8 2 हमारे क्या आएगा 10। काम करेगा? नहीं करेगा। बोलिए मित्रों, -8 यहाँ पर आना चाहिए हमारा। ठीक है, और ये 16 है तो ये काम नहीं करेगा। और कोई विकल्प? तो कहेंगे सर यहाँ माइनस भी जरूरी होता है, क्योंकि इनको जोड़ने पर हमारा आंसर देखिए हम माइनस में आना चाहिए। इसको जोड़ते भी तो खैर हमारा -10 आता, जो हमें नहीं चाहिए। अगर यहाँ -10 होता हम इसको चुन लेते। एक और विकल्प देखते हैं ट्राई कर 4 × 4। ठीक है, यानी कि माइनस लगाते हुए 4 चौक का 16, माइनस क्यों लगा रहे ताकि जोड़ने पर हमें माइनस में आंसर मिले। तो ये 16 आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और -4 और -4 को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो -16 दे रहा है। ठीक है, सॉरी -8 दे रहा है, इसलिए ये हमारे लिए काम की बात हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए 16x², यहाँ -8, यहाँ पर -8, बाहर 8x + 1 बराबर 0। इसे खोल दिया जाए, -8x + 1 बराबर 0। पहले दो, अगले दो में कुछ कॉमन निकाल लें तो जवाब है 8x, 8 दूना 16, 8 एक्का में 8, माइनस कॉमन 8x - 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया? ठीक है, 8 दूना 16, 8 एक्का में 8, यहाँ पर माइनस, अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक हम लोग लगातार कर रहे हैं। हमें क्या लिखना था? -4 और -4 लिखना था, मिस्टेक हो गया है, करेक्शन कर लीजिएगा। -4 लिया मैंने, यहाँ पर अब कितना कॉमन आ जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है थोड़ा सा झटके में, क्लियर नहीं करिएगा फिलहाल, जहां प्रॉब्लम होगी क्लियर हो जाएगा। 4x को हमने कॉमन लिया, 4 चौक का 16, 4 एक्का में 4, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? एक माइनस, तो 4x - 1 बराबर 0। दोनों जगह से हम लोगों ने क्या कॉमन निकाल लिया?
4x माइनस 1, यहाँ भी क्या बच गया 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1/4, x बराबर 1/4। तो यहाँ मूल सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, दो मूल मिल रहे हैं और दोनों की वैल्यूज क्या है समान। ठीक है, अब हम जो सवाल लगाएंगे उन सभी पर हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे उन समस्याओं से पहले हम इस टाइप का इक्वेशन पाए ax² bx + c टाइप का और फिर उसका हल निकालें। तो पहले इक्वेशन बनाना है जो कुछ हद तक आपने कुछ सवाल पिछले क्लासेस में 4.1 में लगाकर सीखा हुआ है। ठीक है, अब आज वाले में हम और उसको सीखेंगे और लगाएंगे, और भी कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से ओपनिंग हो रही है। लिखा है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्या लेनी है, हमें दोनों के मान नहीं पता है तो हम इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना संख्या हमारे पास क्या क्या है x तथा y। ठीक है, अब क्या कहता है जरा सुनिएगा, उनका योग यानी कि उनको जोड़ने पर, उनका योग यानी कि x + y करने पर 27 मिलता है और उनका गुणनफल यानी कि उनका सम लेने पर आपको मिलता है 27 और उनका गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई लेने पर, ठीक है, क्या मिलता है हमको, जवाब है सर x × y करने पर आपको मिलेगा 182। ठीक है, तो अब x और y की वैल्यू क्या होगी जानने के लिए इसको उधर भेजिए। y बराबर हो जाएगा 27 - x, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसका फायदा क्या है मित्रों, पहले मेरे पास दो चर थे, दो वेरिएबल थे, अब मेरे पास एक वेरिएबल बनने का जुगाड़ बन गया। इसको लाकर अगर हम यहाँ रख दे y के स्थान पर तो ये पूरा x में बदल जाएगा और हमारे लिए सवाल को लगाना आसान हो जाएगा। तो देखिए x, y की जगह 27 - x बराबर 182, x का अंदर गुणा 27x, ठीक है, इंटू -x का x से गुणा -x² 182। उधर चलिए जरा सभी को एक तरफ ले चलिए, क्या हो जाएगा x² - 27x + 182 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास कितना है 1, वहां है 182, तो 1 गुणे 182 करने पर 182 आएगा। और इसका ऐसा फैक्टर देखिएगा ये तभी आएगा जब आपको पहाड़े याद हो, गुणनखंड करना फट से समझ में आए, और कुछ कभी कभी अंकों को देख ले 27 13 14 जुड़ने से मिल जाता है। अच्छा है जोड़ा, ट्राई कर देख सकते हैं। 14 गुणे 13 अगर हम कर दें, और ये भी देखिएगा गुणा करने का मैं हिसाब आपको अच्छा बता रहा हूँ, आप 13 को 10 दिन 3 लिख दीजिए, 140, 14 3 42, क्या आ गया 182 जो चाहिए। तो हम यानी कि यहाँ पर फैक्टर के नाम पर क्या कर लें, 13 और 14 ले लें, ठीक है, गुणा करा दें, आपको मिल जाएगा सर 182। लेकिन क्या -27 मिलेगा, तो जवाब है नहीं। तो इसलिए मेरे दोनों बातें पूरी हो जाए कि -27 भी आ जाए और मल्टीप्लाई कर 182 आ जाए, तो हमने माइनस माइनस लगा दिया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इधर देखिए -13 और -14 का सम हमारा -27 हो जाएगा। तो ये जुगाड़ हो गया। अब चलिए इसको फैक्टराइज कर लिया जाए, तो जवाब हुआ सर x² + 27 की जगह -13 + -14 ब्रैकेट में x के बाहर x + 182 बराबर 0। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए, तो यहाँ पर मैंने ब्रेक किया, ये हो गया x² - 13x - 14x + 182 बराबर 0। पहले दो, अगले दो में कॉमन ले लिया जाए, तो पहले दो में कॉमन लेने पर x - 13 आएगा, ठीक है। अगले दो में से 14 आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में से 14, तो ये x बचा। और यहाँ बताइए 14 इनका में 14, 14 1 जा 14, 4 2 14 3 42, तो दोनों जगह से हम x - 13 को क्या ले सकते हैं कॉमन, क्या बच गया x - 14 बराबर 0। तो x = 13, x = 14। हमारे जवाब आ गए कि एक संभावना x बराबर 13 की है, एक x बराबर 14 की है। अगर हम x को 13 मान लेते हैं तो एक से बताइए जरा, फ्रॉम 1 बताइए जरा y की वैल्यू कितनी होगी। जवाब है 27 - x यानी कि 27 - 13, आंसर आ जाएगा 14। अगर यही बात मैं ये कह दूं कि फ्रॉम 1, ठीक है, एक से क्या हम लिख सकते हैं, अगर x 14 है तो y बराबर 27 - x यानी कि 27 - 14, आंसर क्या आ जाएगा 13। तो इनडायरेक्ट में मतलब सिंपल है कि दो संख्याएं कौन कौन है, 13 और 14। अब मुझबानी देखिए 13 और 14 को जोड़ दें, 13 14 को जोड़ दें
27 आ जाएगा। 13 14 का मैं मल्टीप्लाई समझा चुका हूं, करने पर हमारे पास कितना आ जाता है 182। तो ये दोनों कंडीशन देखिए आराम से हमारी सेटिस्फाई, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आसान चैप्टर मित्रों, और थोड़े प्रयास से ये सीखा जा सकता है। इसमें जितने चैप्टर उतने इसमें वीडियोस लगेंगे, उतने वीडियोस में इसको खत्म कर दूंगा। हर टॉपिक को जब मैं लेकर आऊंगा, जब भी आपके एक्सरसाइज, तो पूरी एक एक्सरसाइज लेकर आऊंगा और एक क्लास में आपकी एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। सुनिएगा, दो क्रमागत धनात्मक संख्या, क्रमागत का मतलब मैं पिछले क्लास में समझाया था, जैसे 14 के बाद 15, जैसे 16 के बाद 17, मैंने कहा 25, 25 के बाद क्या 26, ये क्रमागत संख्या है। मतलब एक केवल आगे बढ़ा लीजिए, आपको अगली संख्या मिल जाएगी, ठीक है, अगर पूर्व पता हो तो। अभी फिलहाल में दोनों नहीं पता है। तो क्रमागत पूर्णांक गुणन संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 365। तो चलिए आइए देखते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है तो लेट कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कि क्रमागत संख्या, फिर से ध्यान दीजिएगा, क्रमागत संख्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर क्या क्या मान लिया जाए। अगर पहला x होगा तो दूसरा क्या होगा y, ना बोलिएगा मित्रों, बहुत बच्चों की आदत खराब हो जाती है, x लेना y लेना, फिर वो बैठकर पीएचडी। जब यहाँ खुद वो बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब x के बाद उससे एक बड़ा अंक आएगा, इसका मतलब x में क्या कर दे, एक जोड़ दे। जैसे 15 है, 15 के बाद क्या आएगा, 15 में एक जोड़ दे, सिंपल बात। तो एक x है और एक x प्लस 1 है। सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी कि उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग, ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, कहेंगे सर जी x ले लिया, इसका वर्ग, x प्लस 1 का वर्ग कर दिया, और कहता है ये जोड़ने पर हमारा 365 आ रहा है, इनको ऐड करने पर हमें रिजल्ट मिल रहा है 365। तो इसको ओपन कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। ये दोनों एक साथ 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको भी उधर चाहे उधर भेज दें, एक यहां से सब्ट्रैक्ट होकर 4 हो जाएगा। अगर आप थोड़ा गौर कर रहे हो तो 2 से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दें, थोड़े अंक हमारे कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो 2 1 का में 2, 2 8 16, 2 दूना 4। तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर, x माइनस 182 बराबर 0। अभी अभी आपने 182 लगाया है, मुझे लगता है कि आपको पता है इन दोनों का क्या लेना है हालचाल। तो यार 1 into 182 और अंतर कितना लाना उनका 1 लाना है। तो 13 into 14 लिया था आपने, ठीक है। एक मिनट और, यहाँ पर हमारा माइनस है तो यानी कि माइनस 182 लाना है। तो इसमें एक माइनस होगा कोई, इसमें एक कोई प्लस हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा जरा, अगर ये प्लस ले लें तो ये माइनस कर ले, इनका पूरा माइनस 182 आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो प्लस 1 किससे मिलेगा, इससे मिलेगा या इससे। तो देखिएगा ये 14 प्लस या माइनस 13 प्लस 14 करने पर प्लस 1 आ रहा है, जबकि ये ले लिया जाए 13 और माइनस 14 तो हमारा माइनस 1 आ रहा है। इसका मतलब कौन सा सही हुआ, ऊपर वाला, क्योंकि हमें क्या चाहिए प्लस 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हमने इस्तेमाल कर लिया माइनस 13 प्लस 14, x माइनस 182 बराबर 0। x को अंदर ले आया, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। अब चलेंगे इसको सॉल्व करने, ठीक है। एक नंबर x है, याद रखे रहिएगा, और दूसरा नंबर क्या है x प्लस 1, उससे क्यों एक बड़ा। तो चलिए जरा, पहले दो में क्या कॉमन है, तो जवाब है सर x कॉमन है। अगले दो में क्या कॉमन है, सवाल सर 14 कॉमन है। फिर क्या सर जी, तो 14 1 जा 14 और 14 3 जा 42, तो दोनों जगह से x माइनस 13 कॉमन और यहाँ पर x प्लस 14, ये दो फैक्टर आ गए हमारे। अब चलते हैं x की वैल्यू निकालने। तो अब तो आप मुझबानी समझ रहे होंगे मित्रों, बड़े ही आराम से। एक वैल्यू आ जाएगी x बराबर 13 और एक आ जाएगा x बराबर माइनस 14, ठीक है। तो अगर ये लेकर चलते हैं तो दूसरा नंबर x प्लस 1 लेना है, यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 14, एक आंसर हुआ 13 14। दूसरा वाला x प्लस 1 लेना है, माइनस 14 प्लस माइनस 1, ठीक है, माइनस 15। तो दो संभावनाएं हैं, 13 कामा 14 एंड माइनस 14 कामा माइनस 15, ये आपकी दो संभावनाएं बनेगी। अब इसमें कभी कभी आंसर में अगर ये कह दे केवल हमें धनात्मक
पूर्णांक उत्तर में चाहिए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो आपका केवल ये आंसर मान्य हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। और लिखता है कोई भी आंसर मान्य, यानी कि कोई कंडीशन नहीं देता है, तो उस स्थिति में ये दोनों उत्तर हमारे लिए जाएंगे। तो आप इस पर ध्यान देंगे कि सवाल में क्या डिमांड किया है लास्ट में, कि हमें एक्स क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, या फिर नॉर्मली हमें केवल आंसर भर चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोणीय त्रिभुज यानी कि अ राइट एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर है। अब कहता है कि ऊंचाई, ठीक है, उसकी हाइट यानी कि हाइट, ठीक है, क्या है, उसकी ऊंचाई जो है वो उसके आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम, यानी कि 7 लेस देन इट्स बेस, उसके बेस से वो 7 कम है। ठीक है, फिर आगे कहता है यदि कर्ण, कर्ण का मतलब हुआ आपका हाइपोटेनस, आपका हाइपोटेनस 13 के बराबर हो, तो पूछ रहा अन्य दो भुजाएं क्या होंगी, ये दोनों भुजाओं के मान आपको बताने हैं। ठीक है, ये इन भुजाओं के मान आपको बताने हैं। ठीक है, तो अगला यहाँ पर मैंने लिखा आधार यानी कि बेस। ठीक है, इसी को हमने कुछ मान लिया, इसे हमने क्या कह दिया, x कह दिया। अगर तो वापस जाइए जरा, यहाँ हाइट यानी कि h आपका क्या होगा, आधार यानी कि बेस, यानी कि x से कितना 7 कम, जैसे मैं देख लूं 7 कम, कम का मतलब या लेस का मतलब क्या होता है, माइनस, तो x से कितना कम 7, तो हाइट आपकी x माइनस 7, बेस मैंने मान लिया x है, और आपको कर्ण के बारे में पता है 13। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस 13 है। अब हर बच्चा इसमें पाइथागोरस थ्योरम जानता है, जो कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी कि हाइपोटेनस का वर्ग से दोनों साइड यानी कि आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। कंफर्म हूं मैं, हर किसी को मालूम है ये बेस है और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हो गया। तो कर्ण के लिए कितना यूज कर सकते हैं, 13 का इस्तेमाल होगा मित्रों। आधार के लिए कितना इस्तेमाल होगा, x का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और लंब के लिए कितना इस्तेमाल हो जाएगा, x माइनस 7 का इस्तेमाल हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है, बस 49 माइनस 7 गुना 14x, तो ये टोटल उत्तर हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 49 इधर भेज दे, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1, पूरे इक्वेशन से हम 2 आराम से काट सकते हैं, तो बिल्कुल काट लीजिए, ताकि जितना छोटा अंक उतना तेज दिमाग हमारा काम करेगा। तो देखिए अब साफ साफ जरा सभी को एक तरफ कर लें, इधर पहले से x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 7x, और ये 60 उधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, ओके, अब हमें 60 का ऐसा फैक्टर चाहिए, अब मैं थोड़ा तेज लगाऊंगा मित्रों, आप समझदार हो चुके हैं। 60 का यहाँ 1 है, तो 1 इंटू माइनस 60 का ऐसा फैक्टर चाहिए कि डिफरेंस -7 आए। तो मेरे हिसाब से x स्क्वायर, अब आप जान रहे हैं 12 पंजे 60, यानी कि -12 प्लस 5 कर दीजिए, तो आपको -7 मिल जाएगा। -60 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। पहले दो अगले दो में से क्या कॉमन, यहाँ से x कॉमन, वहां से 5 कॉमन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा आ गया x माइनस 12 x प्लस 5, दोनों जगह से देखिए x माइनस 12 कॉमन, क्या बचा अंदर, x प्लस 5 बराबर 0। दो आंसर 12 x बराबर -5, ये नहीं ले सकते क्योंकि साइड यानी कि भुजा आपकी माइनस में नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू मिल गई है, यानी कि आपको बेस मिल गया है, आधार मिल गया है, और आपको अब दूसरी चाहिए हाइट। हाइट क्या है, इस आधार से 7 कम, यानी कि बेस से 7 कम, तो 7 कम करेंगे आ जाएगा 5। तो ये 5 सेंटीमीटर हाइट और बेस कितने के बराबर, 12 सेंटीमीटर के। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं आज की एक्सरसाइज के मित्रों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी लगा लिया जाए, 6वां, काफी इंपॉर्टेंट है ये जो लास्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, आपके बोर्ड में काफी पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में स्पेशली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग माने कि एक नॉर्मल एक कंपनी है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, मतलब किसी खास डे, एट स्पेशल डे,
प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी कि कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, इट्स वैल्यू इज 2 times more than number of pot, more than 3 more than double of number of pot। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए हो यानी कि टोटल आउटपुट फॉर कंपनी इज 90 रुपीज, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या होगी, मतलब कितने बर्तन यानी कि हाउ मच पॉट इन वन डे कंपनी मेड एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। ठीक है, तो सारी कहानी पॉट से शुरू होती है, तो शुरू करिए। लेट नंबर ऑफ पॉट इन वन डे इज, कितना है, एक दिन में बने बर्तनों की संख्या, एक दिन में बने बर्तनों की संख्या। मान लिया जाए, क्या कर लें कि सर लेट कर लीजिए कि बर्तनों की संख्या कितने के बराबर है, x के बराबर है। अब कहता है एक विशेष दिन यह देखा गया कि एक नग की लागत, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल, ठीक है, यानी कि एक नग का दाम, एक नग का दाम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन करिएगा, उसने बोला सेकंड पॉइंट कि सर इसका दाम क्या है, निर्मित बर्तनों की संख्या, मतलब जितने पॉट आपके बने हैं के 2 गुने यानी कि 2x, इसका दुगने से क्या है, से 3 अधिक है, 3 अधिक यानी कि मोर देन 2x से कितना, मोर 3 मोर यानी कि 3 ज्यादा है। मोर या अधिक का मतलब ऐड करने से होता है, मतलब यहाँ पर ध्यान दिला दो, मोर यानी कि अधिक, लेस यानी कि कम, ठीक है, अधिक होने पर प्लस, कम होने पर माइनस, का, के, की, ठीक है, गुणा, ये सब एक ही चीजें हैं, या गुना, ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई दर्शाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान दें, इससे इक्वेशन बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो यही पर्सन की कास्ट हमारी हो गई 2x प्लस 3 अधिक है, ठीक है। अब कह रहा है एक दिन में हमें कुल 90 रुपया मिलता है सबको अगर हम सेल करते हैं। अब मैं एक बुझबाने सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, एक आम का दाम 10 रुपया है तो 6 आम का क्या होगा? तो जवाब, अगर एक आम का दाम 10 रुपया है सर तो 6 आम का हो जाएगा 10 गुणे 6, 10 into 6 60, यानी कि एक आम की लागत गुणे आमों की संख्या। यहाँ पर देखिए एक पॉट की लागत और एक पॉट की पॉटों की संख्या, यानी कि टोटल कास्ट क्या आएगा, कुल दाम क्या आएगा, आपको कहां से मिलेगा? यहाँ पर कहेंगे सर जी टोटल नंबर ऑफ पॉट, टोटल नंबर ऑफ पॉट इनटू कास्ट ऑफ ईच पॉट, कास्ट ऑफ ईच पॉट, ठीक है, यानी कि कुल बर्तनों की संख्या गुणे एक बर्तन का दाम। तो देखिए कुल बर्तन हमने एक दिन में बनाए हैं x, एक बर्तन का दाम हमारा 2x + 3 और इनको गुणा करने पर सवाल में दिया हुआ है 90, तो इसको अंदर गुणा करिए और निकालिए 2x² + 3x, इसे उधर ले आइए, -90 बराबर 0। तो ये लास्ट क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मैंने इक्वेशन बनाकर दे दिया है, आपको माइनस गुणा करिएगा 180 का ऐसा फैक्टर चाहिए जिसका अंतर कितना आए, 3 आए। ये लगा दीजिए, x की वैल्यू आ गई, x बताएगा बर्तनों यानी कि पॉटों की संख्या, और उसी x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो एक पॉट की लागत मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ही आनंद दे रही होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छे से प्रैक्टिस कर दे मेरे छोटे दोस्तों और तैयारी करें आगे की, ठीक है। आगे चलकर हम आपके लिए भी तो केवल ओनली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ला रहे हैं, आगे चलकर हम आपको हर चैप्टर पर एक विशेष पैकेज वाला चैप्टर भी बनाएंगे, जिसमें हम आपको 15-20 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिन्हें लगाकर आपको फील होगा कि मेरे अंदर कुछ है, मुझ में है कहीं अभी बाकी थोड़ी सी जिंदगी, ठीक है। चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो के साथ। इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर आपसे लेता हूँ इजाजत। लाइक करते रहें, अगर आया है पसंद सब्सक्राइब कर सके, अगर आपको लगता है रेगुलर मुझे जरूरत है, और अगर मेरे मित्र बन चुके हैं तो कम से कम फेसबुक पर एक शेयर। धन्यवाद, अगली मुलाकात।